फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केरल का। और केरल के अंदर ये जो नई सरकार बनी है इसकी भी बात करेंगे। आज हम केरल के जो सोशल फैब्रिक है उसकी बात करेंगे। और आज हम पॉलिटिक्स की भी बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो नेशनल पॉलिटिक्स करने वाली जो कांग्रेस पार्टी है, जो कहती है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी की जब बात करते हैं, तो ये आप अपने जो क्षेत्र, अपनी जब जहां आप जीतते हैं वहां लागू क्यों नहीं करते। आज हम इसकी बात करेंगे। और चौथे पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं कि वास्तव में भारत के अंदर जो केरल स्टेट है वहां हिंदुओं का भविष्य क्या है, इससे हम बात करेंगे। और गलतियों से हमने क्या सीखा है इसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, आप जानते हैं तो केरला के अंदर यूडीएफ की सरकार बनी हुई है, जिसके अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल हैं। अच्छा, यहां तक तो सही है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो निकल करके आती है कि जो रिप्रेजेंटेशन जो हुआ है, जो वहां पर सरकार बनी है, उसके अंदर जो मंत्रियों का जो गठन हुआ है, जो उन्हें मंत्रालय मिले हैं, उसमें टोटल कितने हैं? उसके अंदर है 20। तो वो 20 कैसे कैसे हैं उसे भी सुन लीजिए। 7 हैं। 7 कौन है? 7 है मुस्लिम, 7 है क्रिश्चियन और 6 है हिंदू। 6 है हिंदू। अब देखिए इसमें, जबकि अगर आप देखोगे तो जो मुस्लिम है इनकी जो पॉपुलेशन है वो 20% या 22% के आसपास होगी। क्रिश्चियंस जो है अप्रोक्सीमेट उतना ही है, उनका भी 25% के आसपास होगी इनकी पॉपुलेशन। उसके बाद आता है हिंदू, यानी कि हिंदू की जो पॉपुलेशन है वो लगभग अप्रोक्सीमेट 55% के आसपास है। ठीक है, ये मैं ऑन एन एवरेज मतलब लमसम में बता रहा हूं। तो 20 से 22%, 20 से 25%, और ये 55 से 60% भी हो सकती है, लेकिन 55% हम निचला स्तर लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, ये 55% है, लेकिन इनको कितना कितना मंत्रालय, कितना सीट मिला है? मात्र इन्हें 6 मंत्री पद मिले हैं। जबकि क्रिश्चियन कितने हैं? 25, उन्हें 7। और जो मुस्लिम है वो कितने हैं? मात्र 20 से 22% है, उन्हें भी 7। तो यहां पर कहा गया कि भाई जिसकी जितनी जो हिस्सेदारी है, भागीदारी वाला जो डायलॉग है तो नहीं मिला। लेकिन ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन आज हम थोड़ा सा और देखने वाले हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है हिंदूज के साथ में, ये यही नहीं रुकता। इसकी जो कहानी बड़ी लंबी है। देखिए, अगर आप केरला का इतिहास उठा करके देखेंगे तो वहां पर जो पॉलिटिकल जो कंट्रोल रहा है वो पहले कम्युनिस्टों का रहा है, उसके बाद में आपने देखा कि कांग्रेस का रहा है, और अभी जो है कांग्रेस प्लस जो मुस्लिम लीग है उसका रहा है। अगर हम टोटल बात करते हैं तो लगभग जो मंत्रालय है उसमें सबसे बड़ा जो मंत्रालय आता है, जो समाज पर ज्यादा प्रभाव डालता है, वो आता है एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो लगभग 20+ साल से ज्यादा मुसलमानों के पास में रही है, यानी कि मुस्लिम लीग के पास में रही है, या मुसलमानों के इन्फ्लुएंस में रही है। उन्हीं की जो इसी रिलीजन से या इसी कल्ट से आकर के लोग वहां पर मंत्री बने हैं। दूसरा आता है, दूसरे नंबर पर आते हैं क्रिश्चियन। लगभग 14 साल, कितना? 14 साल इसका जो मिनिस्ट्री है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसमें किस तरीका से जो केंद्र की सरकार है उसकी क्या भूमिका है, वो भी हम बताने वाले हैं। तो क्रिश्चियंस जो है वो लगभग 14 साल तक इस मिनिस्ट्री के ऊपर, उस जो मिनिस्टर है वो क्रिश्चियन रहा है। उसके बाद आता है जो कम्युनिस्ट लगभग 23 साल तक, कितना? 23 साल तक ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक कम्युनिस्ट रहा है। और उसके बाद में आता है हिंदू, जिसका लगभग 2 साल का कार्यकाल, कितना? 2 साल का। मैं आगे आपको इसमें बताऊंगा। 2 साल का कार्यकाल रहा है। अब देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री आप जानते हैं कि जो परसेप्शन होता है वही रियलिटी होती है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, यानी कि जो आप लोगों का जो परसेप्शन बना दोगे वही कल रियलिटी में तब्दील हो जाएगा। ये आपको पूरी दुनिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो जो पॉलिटिकल जो कंट्रोल है वो पूरी तरीका से रहा है या तो क्रिश्चियंस का, या तो कम्युनिस्टों का, या फिर ये जो मैंने आपको बताया मुस्लिम्स का। तो इनके द्वारा पूरी तरीका से एक स्टेट को ब्रेन वॉश कर दिया गया है। आज वहां लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारी हिस्सेदारी 55% से 60 है और तुम 6 मंत्री हैं मात्र तुम्हारे। और एजुकेशन जैसी मिनिस्ट्री है उस फिर दोबारा से किसके पास चली गई है? मुस्लिम लीग के पास में। अब सोचिए, उसके लिए वो लड़ मर रहे हैं कि हमें एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहिए। क्यों चाहिए? अब आप उसे समझ गए होंगे। अब बात आती है कि भाई जो स्टेट है तो वहां पर जो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो मुस्लिम कितने हैं?
क्रिश्चियंस कितने हैं और हिंदू कितने हैं। तो हिंदू की जो पॉपुलेशन है वो मैंने जैसा बताया 55% के आसपास है। तो इसके लिए उनके पास कितने रिसोर्सेज होने चाहिए, जैसे कॉलेज कितने होने चाहिए, स्कूल कितने होने चाहिए, उनका जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशन सेक्टर्स जो है उनमें उनकी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, इसका भी अगर आप देखोगे उठा करके तो अगर आप इंस्टीट्यूशन के अंदर देखोगे तो स्कूल के अंदर जो 3000 जो स्कूल है वो माइनॉरिटीज के हैं। कितने? 3000। हिंदू के कितने हैं? 200 के आसपास हैं। अगर आप कॉलेजेस को देखोगे तो लगभग 86 क्रिश्चियंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, 35 मुसलमानों के इंस्टीट्यूशंस हैं और हिंदू के कितने हैं? 45 इंस्टीट्यूशन। कितने? 45 कॉलेजेस की मैं बात बता रहा हूं। अब आते हैं प्रोफेशनल सेक्टर के अंदर। 300 माइनॉरिटी प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं। कहां पर? केरला के अंदर। वहीं आते हैं 100 ही कितने हैं? हिंदू के प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं। और जो मेडिकल और इंजीनियरिंग जो है उनके ऊपर माइनॉरिटीज की क्या है? मोनोपोली है। अब बात हम करते हैं कि भाई ये जो सिस्टमेटिक जो टैक्टिक्स हैं ये अपनाई कैसे जाती हैं ताकि जो हिंदू है उनको साइडलाइन किया जा सके। देखिए, इसी जब आपका जो समाज के अंदर जो आपके कॉलेजेस होंगे, आपकी जो हिस्सेदारी ज्यादा है, जबकि आपका है कितने? 20-22% है, इससे जन्म लेता है जिहाद। यानी कि आप केरल हाई कोर्ट ने बोला था ना, जिहाद जो वर्ड है यानी कि मार्क्स जिहाद, उसके बाद बजट जिहाद, उसके बाद लैंड जिहाद, उसके बाद लव जिहाद, ये सारी की जो टर्म है इनकी जड़ है अपीजमेंट। अपीजमेंट अब देखेंगे, मैं इसमें आगे आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देखेंगे कि जब स्कूलों में उनके स्कूल हैं तो जो उनके स्कूल है वो क्या करते हैं? अपनी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा मार्क्स देते हैं ताकि वो दिल्ली जैसे जो हाई ग्रेडिंग स्कूल्स हैं उनमें उनका जो एडमिशन है वो आसानी से हो जाए। तो इसे कहते हैं मार्क्स जिहाद। और ये गूगल करके पढ़ोगे तो इस पर शायद किसी कोर्ट के द्वारा भी वर्डिक्ट है इसको लेकर के। तो देखिए, बजट एलोकेशन माइनॉरिटीज को ज्यादा जा रहा है। उसके बाद में फॉरेन फंडिंग माइनॉरिटीज को ज्यादा हो रही है। आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आप जानते होंगे, उसमें माइनॉरिटीज को इस एक्ट से बाहर रखा गया है। तो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन जो है वो रिजर्वेशन नहीं देते, आप जानते होंगे इस बात को। वो अपने यहाँ रिजर्व सीट नहीं रखते, तो ये भी उनको फायदा है। तो इसका मतलब है पॉलिटिकल प्रोटेक्शन पूरी तरीका से इन माइनॉरिटीज को जो है मिली हुई है। इसकी वजह से आप देखोगे समाज का जो फैब्रिकेशन है वो केरला के अंदर टूटता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सोशल और उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आते हैं। देखिए, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखोगे तो हिंदू के साथ में वहां पर भी बड़ी दिक्कत है। देखिए, इनके साथ में भेदभाव है। 76% जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं वहां पर टीचर कितने हैं? यही है 76%, क्षेत्र यानी 76%। उसके बाद आता है जो SC ST कास्ट, जो कास्ट है वही ज्यादा है, आप जानते होंगे केरल के अंदर। यानी कि जो बैकवर्ड जैसा हम कहते हैं तथा कथित, मैं तो मानता ही नहीं हूं किसी को बैकवर्ड और फॉरवर्ड। मेरा मानना तो सब भाई अपने भाई बंधु हैं, ये है। ठीक है, अगर संविधान कहता है तो ये जो लोअर रिप्रेजेंटेशन है केरला के अंदर किसका? SC ST का, लेकिन इस पर कोई बोलता नहीं है। उसके बाद आते हैं जैसे दूसरे सेक्टर है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर देखोगे तो जितने हॉस्पिटल हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें से 928 हॉस्पिटल किसके हैं? माइनॉरिटीज के। हिंदू का कितना है? 10%। कितना? 10% या 10 के करीब है। 928 माइनॉरिटी और 10 किसका है? हिंदू। यानी कितने हैं वो? 55%। और देखिए, एग्रीकल्चर की अगर आप बात करते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डोमिनेंस, ये आपको किसका दिखाएगा? ये भी माइनॉरिटीज का दिखाएगा। अब उसके बाद आप देखेंगे जो हिंदू का जो पॉपुलेशन है वो लगातार डिक्लाइन पर है। ब्रेन वॉशिंग, लव जिहाद, ऐसी जो समस्याएं हैं वो आपको केरला फाइल जैसी जो मूवी बनाई गई है उनमें आपको आसानी से दिखेगा। इसी के बाद में जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि भैया पूरी तरीका से हमारी जो एजुकेशन है वो जो एजुकेशन पॉलिसी जो फेलियर रही है। मीडिया जो नैरेटिव है उसको आसानी से ये लोग बना लेते हैं। नेशनल मीडिया की हम बात करें तो हिंदू पॉलिटिकल जो डिसयूनिटी है वो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप इतनी संख्या में होते हुए भी आप अपना रिप्रेजेंटेशन ले ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है। वहीं 20% वाला अपना 7 सीट लेकर के चला गया और एजुकेशन मिनिस्ट्री भी लेकर के चला गया। अब मुझे बताइए कि जब एजुकेशन मिनिस्ट्री उनके पास रहेगी तो आपका नैरेटिव चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। तो वही हो रहा है। इसीलिए केरला के अंदर वही है कि 100% लिटरेसी सर, इस टाइप का जो है वो चलते हैं। नहीं तो चलेंगे आगे। देखना 3000 स्कूल ये मैंने आपको बता दिया। पेशेवर कॉलेज में देखा जाए तो 300, कुल 500 में से 300 किसके? माइनॉरिटीज के। शिक्षकों में मैंने जैसा कि बताया कॉलेज के 14,200 शिक्षकों में से 76% कौन है? माइनॉरिटीज है। अब बताना 76% माइनॉरिटीज, वैसे उनका टोटल संख्या देखोगे तो कितना है? 45 से 40%। कितना है टोटल? 45 से 40%। लेकिन ये जो 45 से 40% है कितने हैं टोटल प्रोफेशनल में? 76%। क्यों है भाई? क्योंकि पॉलिटिकल यूनिटी हिंदू में नहीं है। आगे देखना
सहायता प्राप्त देखिए, ईसाइयों की 86 संस्थाएं हैं, इनको गवर्नमेंट फंडिंग है। मुस्लिमों की 35 संस्थाएं हैं, हिंदुओं की मात्र कितनी है? 45 संस्थाएं हैं। शिक्षा बजट, राज्य के शिक्षा बजट का बड़ा हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से अल्पसंख्यक और मजहबी जो संस्थाएं हैं उनको चला जाता है, और हिंदू के लिए कुछ भी नहीं है। आगे और देखना, अब देखिए पेशेवर कॉलेज को टोटल 500 है, जिसमें पेशेवर कॉलेज में से 100 किसके हैं? माइनॉरिटीज के हैं। उसके बाद में निजी स्कूल में आ जाइए आप, निजी स्कूल में 200 हिंदुओं द्वारा संचालित है, जो कि मात्र कितना है? 24% के आसपास है। टोटल जगह देखोगे शिक्षकों का प्रेजेंटेशन कितना है? 24%। क्षेत्र तो उधर ही निकल गया। क्लियर? आगे देखना, सहायता प्राप्त कॉलेज हिंदू संस्थाएं 45 है, और अगर पेशेवर की हम बात करें तो वो 100 के आसपास है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर देखिए आप, केरल 938 निजी अस्पतालों में से 928 मात्र 10 है किसके? हिंदुओं के। 938 में से 928 किसके हैं? मुस्लिम और ईसाइयों के। यहीं से कन्वर्जन शुरू होगा। कन्वर्जन आप सोचिए। आगे देखना, आर्थिक और कृषि क्षेत्र में भागीदारी, ईसाइयों की कृषि क्षेत्र में 40% और हिंदुओं की कितनी? 24%। तो मुझे बताइए, जिनकी यहां पर आबादी कितनी है? 24-25%, वो कितना कर रहे हैं? 40%। ये क्यों है? यूनिटी नहीं है, बस तो यही चलेगा। आगे देखना, कृषि में हिंदुओं का जो हिस्सेदारी है मात्र 24% है, जबकि ईसाई कितनी है? 40%। ये है सच्चाई। फिर कहते हैं ना भाई, आप सेंटर में तो खड़े होकर बहुत कहोगे कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, करो ना हिस्सेदारी बराबर। नहीं करोगे, क्योंकि हिंदू उनका कोई नहीं है भाई इस दुनिया में। याद रखना, जितने भी ह्यूमैनिटेरियन संस्थाएं बनी हुई है, ह्यूमन राइट, हिंदू के ह्यूमन राइट नहीं होते। आप पूरी अभी देखिए बांग्लादेश में जो हुआ, पाकिस्तान ने सारे निपटा दिए, कोई हिंदू नहीं है वहां पे। एक आध परसेंट होगा, वो भी कन्वर्ट कर लिया होगा। परिवार में 5 मेंबर है तो 2 हो सके मुसलमान हो उनमें से। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की, और पूरी दुनिया में कोई संस्था ह्यूमन राइट्स के लिए हिंदू के लिए नहीं बोलती और नहीं बोलेगी। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं बोलती? क्योंकि आप तुम्हारे पास पेट्रो डॉलर नहीं है। पेट्रो डॉलर तो इनके लिए मिलते हैं ना, इसलिए तुम्हारे लिए कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास में तुम्हारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तुम्हारे कोई नेता नहीं है, सबका साथ वाले नेता है तुम्हारे पास में। तो यही है, फिर ऐसे चलेगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शिक्षा मंत्रालय पर नियंत्रण 1957 से देखिए लगातार 1962 से 64 के बीच में वैसे एक व्यक्ति बने हैं, आर शंकर, केरल के एकमात्र सनातनी, जो मात्र 2 साल का कार्यकाल में बता रहा है। उसके बाद में आप देखिए, मुस्लिम 22 वर्ष 6 महीने तक रहा है, CH मोहम्मद कोया ये व्यक्ति रहा। सोचिए। आगे देखना, वामपंथी दल 23 वर्ष तक, ईसाई 14 वर्ष तक। इन्होंने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया, पूरा स्टेट ब्रेन वॉश है। 1957 के बाद से शिक्षा मंत्रालय मुख्य रूप से गैर हिंदू और वामपंथी नियंत्रण में रहा है, जिससे वर्तमान नीतियां आप देख सकते हैं कि आज व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर पा रहा है कि हम 55-60% हैं, उसके बाद भी हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है। ये उठने वाला कोई नहीं है। आगे देखना, अल्पसंख्यक संस्थाएं, वही 3000 स्कूल जो मैंने बताया, हिंदू संस्थाएं 200। शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट की तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो है माइनॉरिटी संस्थाएं बाहर रखी गई हैं। अब हिंदू जो संस्थाएं हैं उनके अंदर क्या है? सबको रिजर्वेशन मिलेगा, कुछ परसेंट है वो रिजर्वेशन है। आगे देखना, मार्क्स जहाज, मजहबी स्कूली शिक्षाओं में 100 में से 100 दिए जा रहे हैं, ताकि उनका जो एडमिशन है वो DU जैसे संस्थानों में आसानी से हो जाए। देखिए, ये देखिए 2021 के बाद में शिक्षा मंत्रालय का जर्नल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में विभाजन दोनों पर अब्राहमिक संस्थाओं का वर्चस्व है। मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग शिक्षा हो, पूरी तरीका से वो मजहबियों के हाथ में जा चुकी है। आगे देखिए, डिग्री और प्रोफेशनल कॉलेजों में स्वामित्व भी देखिए, 2014-15 का डेटा देख लीजिए। यहाँ पर ईसाइयों के पास 86%, हिंदू 45 और मुस्लिम 35। लेकिन पॉपुलेशन का आप देखिए, फिर रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ जाएगा। 50% से अधिक हिंदू आबादी के पास केवल 100 प्रोफेशनल कॉलेज है, जबकि अल्पसंख्यक शेष 50 के पास में 300 कॉलेज है। ये है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी। देखिए, रोजगार और आरक्षण में शिक्षा, राज्य के कुल 2 लाख स्कूली अध्यापकों में से 30% से भी कम है हिंदू। कॉलेजों में 14,200 से में जो शिक्षक है उनमें से, कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 76% कौन है? अल्पसंख्यक है। अब अल्पसंख्यक तो भाई कैंसर सेल भी बॉडी के अंदर क्या होती है? अल्पसंख्यक होती है, लेकिन बहुसंख्यक सेल को क्या करती है वो आपको पता ही है। आगे देखना, संवैधानिक खामी, अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों को सरकारी नियमों के अंतर्गत लागू करने से छूट है। परिणाम स्वरूप केरल में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो शिक्षक है उनकी संख्या न्यूनतम है। इसीलिए भी आप सोचिए, SC होने के बाद भी, जबकि होना चाहिए ना उनके लिए तो रिजर्वेशन, उसके बाद भी नहीं है। आगे देखना, संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, अस्पतालों में देखिए 938 में से मात्र कितना है? 10 है हिंदू के पास में। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, उद्योगों के अंदर मुस्लिम 30
हिंदू 28, जबकि इनकी आबादी कितनी है, 70% है। उद्योग क्षेत्र में 28%। 24 कौन है हिंदू और 40 ईसाई, 23 मुस्लिम, अपनी आबादी से ज्यादा। आइए देखिए, बहुसंख्यक होने के बावजूद संसाधनों पर हिंदू समाज का नियंत्रण उनकी जनसंख्या अनुपात से बहुत कम है। और देखिए सामाजिक प्रभाव, मानवाधिकार और वैचारिक नियंत्रण। देखिए कथित अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान, मजहबों को खुलकर प्रचार, ब्रेन वॉश और धर्मांतरण, लव जिहाद, ये सारी घटनाएं केरल के अंदर आराम से हो चल रही है, आप देख रहे हैं। कासरगोड जिले का एक मजहबी नर्सिंग कॉलेज, चैतन्य कुमारी 20 वर्षीय छात्रा ने मृत्यु, उसकी आत्महत्या कर ली या फिर उसको मार डाला गया। और एनएचआरसी का जो संज्ञान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण अभी तक उसमें कुछ भी तय नहीं हो पाया है। तो यही होगा। राजनीति, आम सहमति और बजट प्रभाव। राज्य का कुल बजट देख लीजिए, शिक्षा बजट केरल अपने कुल बजट का 10% शिक्षा पर व्यय करता है। अप्रत्यक्ष वित्त पोषण, इस धन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी सहायता अल्पसंख्यक संस्थाओं को जाता है, और वो जाता है कहाँ, अब्राहिमिक मजहब जो है उसको ही फैलाएगा। मीडिया और पीआर तंत्र को जाएगा। कांग्रेस, वामपंथी दल, मुस्लिम लीग बीच इन सभी नीतियों को जो बनाए रखा गया है, और मौन सहमति से ये लगातार आगे बढ़ रही है। जिनकी आबादी 60% है, आप सोचिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे देखना, स्वतंत्रता के बाद से केरल में हिंदू जनसंख्या है, ठीक है, वही होना है, यानी कि धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और मछली जो है कब्जा है, उनकी बढ़ेगी, उनका वर्चस्व होगा। तो गरीब का क्या है, कुछ नहीं। और वैसे भी हिंदू अमीर हो गरीब हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको कोई कुछ भी करते, अंतरराष्ट्रीय में न्यूज़पेपर में आपकी आवाज नहीं उठेगी। आपके लिए कोई ह्यूमन राइट नहीं, क्योंकि आप तो ह्यूमन ही नहीं है। आप ब्राह्मणिक जो कल्ट है उनके नजर में आप ह्यूमन है ही नहीं, आप मानते रहो अपने आप को। क्लियर। आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं। बाकी देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।